हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए हाजिर हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर लेकर आया हूं। आपका यहाँ पर जो है बायोलॉजी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जी, डिफरेंस लिखने के लिए, अंतर लिखने के लिए आता है कि जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो, जाइलम फ्लोएम हो, या और भी बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट अंतर लिखने के लिए आता है जो एग्जाम में आ चुके हैं, समझे, वो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पेश किया हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ें, मैं आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं, इसको बताऊँगा और फिर आप इसे अपने कॉपी पर नोट करें। सबसे बहुत ज़रूरी कि आप कॉपी पर जरूर नोट करें। आपके पास भी गाइड होगा, मुझे पता है कि आपके पास भी गाइड होगा, लेकिन गाइड रहने से नहीं, किताबों को तो ढेर करने की जरूरत नहीं, किताब को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इसको नोट करके अगर पढ़ते हैं तो एक तो नोट करने में आपको याद होगा, फिर दूसरी बात दूसरा प्रेशर पड़ेगा कि आप दूसरी बार जब खोल के देखोगे तब आपको याद होगा। तो नोट करने वक्त जो है 50% आपको नोट करने वक्त आपको याद हो जाता है, 50%। इतना याद रखें। सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। आप पीडीएफ में दे रहा हूँ, लेकिन उसका रियल फ़ायदा तब होगा जब आप कॉपी पर नोट करते हो और याद करते हो, तब रियल फ़ायदा। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको आप पढ़ते जा रहे हो, अब तक याद करते जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है। मैं तो अपने अपने तरीके से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आप क्या कर रहे हैं वो तो खैर पता चलेगा बाद में। ओके, तो फिलहाल वीडियो को पूरी देखिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले सवाल आपको रहेगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस लिखने के लिए में भी आ सकता है ना, जिसको लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे कि इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, और इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि ये लाइन लिखे, 1 नंबर का अंतर, इसी के सामने सेकंड लाइन देंगे, सेकंड में देंगे 1 का अंतर। ठीक है, तो देखिए आगे में गड़बड़ाते क्या, देखिए दूसरा है कि इसका आकार डिस्क की तरह होता है। डिस्क डिस्क जानते हैं ना, जो कैसेट वगैरह होता है, जिसमें ऊँट की छोड़कर, जिसमें बोलता है कि ऊँट को छोड़कर सभी स्तनधारियों में ये रहता है, केंद्रक का अभाव होता है। देखो, यानी कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी में केंद्रक का अभाव रहता है। किसमें रहता है केंद्रक? तो ऊँट को छोड़कर, यानी कि ऊँट के आरबीसी में केंद्रक रहता है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं इसका आकार डिस्क की तरह होता है, और यहाँ पे लिख सकते हैं ये अनियमित आकार के होते हैं। फिर लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे चाहे तो बना सकते हैं, तीसरा पॉइंट कि ये ऊँट को छोड़कर सभी जीवों में केंद्रक का अभाव होता है, और यहाँ जो है क्या, केंद्रक युक्त, और ये सभी जीवों में केंद्रक होता है। तो एक अंतर आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको आप ये जो लिखा 2 अंतर, यहाँ पे 2 अंतर, यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका क्या है इसका, हुआ सेकंड लिखा तो यहाँ पे खत्म हुआ, तो अब यहाँ से सेकंड नहीं किया, वो इसी के सामने से यहाँ पे सेकंड किया। ठीक है, तो बात यहाँ ये है, आप इस सवाल को 2 अंतर में बदल सकते हो। पहला तो इसका आकार बता सकते हैं कि इसका आकार डिस्क की तरह होता है, एक अंतर हो गया। इसका आकार अनियमित आकार का होता है, या अनियमित आकार का होता है, हो गया। दूसरा आप इसमें इसी को छाड़ के दूसरा ये बना सकते हो कि ये ऊँट को छोड़कर सभी जीव के केंद्रक का अभाव होता है। ऊँट के छोड़कर सभी जीवों में केंद्रक का अभाव होता है, किसमें? आरबीसी में, और ये सभी जीवों में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी जो सभी जीवों में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में सभी जीवों में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये अंतर आप चाहो तो 3 भी बना सकते हो इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन वर्णक उपस्थित होता है, जानते हैं। इसके चलते रंग, इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ये अच्छी तरीके जानते हैं कि लाल रक्त कोशिका में, लाल रक्तकण में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है, प्रोटीन होता है, जिसके कारण लाल खून का रंग जो है लाल होता है। इसमें जो है प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन अनुपस्थित, मतलब नहीं होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें प्रोटीन नाम का जो वर्णक है वो हीमोग्लोबिन इसमें नहीं उपस्थित होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये शरीर में श्वसन गैसों के परिवहन कार्य करते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको पढ़ाया था कि आरबीसी का काम क्या है, तो ये गैसों का ये शरीर में श्वसन गैस, जो श्वसन हम गैस लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह, उसका परिवहन करता है, ढोता है। और बोलते ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है ना। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब ये हो गया जी कि आपको कुछ तबीयत वगैरह खराब होता है तो उसको लड़ने की क्षमता, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र उसको कंट्रोल करता है, रक्षा करता है। जैसे कोई एक बीमार आदमी है और कोई स्ट्रांग आदमी है, अगर दोनों बीमारी पड़ जाए टाइफाइड से कुछ और से, तो पहले जो स्ट्रांग आदमी है वो जल्दी ठीक होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रतिरक्षित तंत्र जो है मतलब डब्ल्यूबीसी जो है स्ट्रांग है वहाँ पे। तो कमज़ोर आदमी है, जाहिर सी बात, जब कोई आदमी कमज़ोर क्यों रहता है? कमज़ोर रहने के यही कारण डब्ल्यूबीसी उसका कमज़ोर है। जिसका डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है वो अंदर से स्ट्रांग भी रहेगा और बाहर से भी स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, 5वां अंतर ये लिखेंगे कि मानव के प्रति लीटर रक्त में इसकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक होता है। मतलब मानव में जो इसकी संख्या, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि मानव में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक होता है। और यहाँ पे लिखेंगे मानव में इसकी संख्या
5,000 से 6,000 तक होती है। WBC की संख्या कितना होता है? 5,000 से 6,000 तक होता है। और यहाँ 5 से 5.5 मिलियन होता है। और कितना? प्रति मिलीलीटर रक्त में, समझ में आ रहा है? प्रति मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर। अब 1 मिलीलीटर सोच लो कितना कम होगा। 1 लीटर नहीं, 1 मिलीलीटर। तो एक रक्त में कितना होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे भी वही बोल रहा है। तो इस तरह से रक्त का अंतर आएगा तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल देखो, ये तो आता ही है जाइलम फ्लोएम, ये आता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, ये अंतर आता है। जाइलम का मतलब जल ले जाने वाला, ऐसे याद, जा से जाइलम, जा से जल। फ्लोएम मतलब खाद्य पदार्थ ले जाने वाला। अब यहाँ पे देखो, पहला है कि जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। बहुत अच्छी सवाल है। अच्छा, यहाँ पे है कि जाइलम की जो अधिकांश कोशिकाएं वो कैसा होता है? मरा हुआ होता है, मृत होता है। और इसमें लिखेंगे फ्लोएम की अधिकांश कोशिका जीवित होती है। एक आपको एक पॉइंट अगर पकड़ा जाएगा इधर वाला, तो ये वाला तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का डिफरेंट होता है। अंतर कैसे होता है? जब एक दूसरे को उल्टा रहेगा तभी तो अंतर होगा। तो जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं जो मृत होती है, फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती हैं। अब देखो इसका काम, ये जल, खनिज लवण एवं अल्प मात्रा में कार्बनिक अणुओं का परिवहन करते हैं। मतलब मेन रूप से जल और खनिज लवण और अल्प मात्रा में कार्बनिक अणुओं का क्या करते हैं? परिवहन करता है। और ये इसके द्वारा कार्बनिक अणु जो खाद्य पदार्थ के जलीय घोल का स्थानांतरण किया जाता है। यानी कि आप चाहो तो सिंपल से इसको लिख सकते हो कि ये जल का परिवहन करता है और ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। सिंपल से, अगर आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं तो आप ये लाइन भी लिख दोगे कि ये जाइलम जो है ये जल का परिवहन करता है और ये खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो इतना लिख देंगे, चलेंगे। हालांकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ नेक्स्ट है, इसके द्वारा जल एवं खनिज लवणों एक दिशीय संवहन, एक दिशीय मतलब एक दिशा में जाता है। आपको पता है जैसे ये पेड़ है तो जल तो जमीन से ही मिलेगा, तो ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। जाइलम जो ऊपर की ओर बढ़ते रहता है, लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। ये खाद्य पदार्थ जो यहाँ बनता है स्थानांतरण द्विदिशीय मतलब अलग अलग दिशा में होता रहता है। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे पत्ती, इधर पत्ती, इधर पत्ती, तो सब पत्ती में खाना बन रहा है ना। आप जानते हैं पत्ती को भोजन का रसोई घर बोलते हैं पौधा का, बिल्कुल। तो सब पत्ती में खाना बन रहा, अब खाना बन रहा तो पहुँचाएगा खाना कहाँ? तो कोई सब खाना कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, सब जगह खाना जा रहा, मतलब कि ये द्विदिशीय में चलता है, ठीक है ना। तो जाइलम में जो है जल एवं खनिज जो एक दिशीय में संवहन होता है और इसमें द्विदिशीय में होता है। इसमें दबाव ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इसमें क्या होता है? धनात्मक होता है। ये लिखना आपको जरूरी कि दबाव जो इसमें ऋणात्मक होता है और इसमें जो है दबाव धनात्मक होता है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखें, ये भी अच्छा सवाल है। ये भी सवाल आया हुआ एग्जाम में कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से आप जानते भी होंगे, कुछ कुछ पॉइंट आपको पता होगा। तो लैंगिक जनन, तो पहले लैंगिक जनन तो जो डिफिनेशन जानते हो वही डिफिनेशन लिख देना है कि इसमें दो भिन्न भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीव जो है अलग अलग लिंग वाले मेल फीमेल लिंग वाले इसमें भाग लेते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही लिंग का जीव भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें युग्मक का संयोग होता है। क्या होता है? युग्मक का गैमेट जिसको बोलते हैं, इसमें युग्मक का क्या होता है? संयोग होता है और इसमें युग्मक का संयोग नहीं होता है। तो खैर ये तो याद हो जाएगा, ये याद करेंगे, इसमें युग्मक का संयोग होता है, इसमें युग्मक का संयोग नहीं होता है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है जिसको जायगोट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें युग्मनज का निर्माण होता है और इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता। ये दोनों तो आपको आसानी से याद हो गया, खाली एक पॉइंट याद रखना है। और ये भी जानते ही होंगे आप कि इसमें दो भी अलग अलग लिंग जो भाग लेते हैं तो उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट है आपको, इसमें युग्मक बनता है, इसमें युग्मक नहीं होता है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट ये भी जानते हैं कि आपका लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है एवं निषेचन आवश्यक होता है। निषेचन तो होगा ही होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और निषेचन होगा। और यहाँ अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसमें अर्धसूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन भी होता है। क्योंकि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगर आपको समसूत्री विभाजन याद नहीं है तो डायरेक्ट लिख देना है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यही तो एक अंतर है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। बिल्कुल, लैंगिक जनन जब होता था जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती है, डिफरेंस पता चलता है। लेकिन अलैंगिक जनन में जीवों में विविधता उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि देखो, अगर कोई मानव है, ठीक है, तो मानव अगर पिता है तो पिता से लड़की भी पैदा हो सकता है ना, बेटा भी पैदा हो सकता है। लेकिन कोई पेड़ है, कोई पेड़ पौधा है, तो इसका जो है रंग रूप, जैसे आप पेड़ देखते हैं, कोई पेड़ रहता है तो पेड़ देख के आप नहीं पता कर पाएंगे कि ये मादा है या पुरुष है,
है ना, मादा है या नर है, ये सब पता नहीं कर पाएंगे। जब तक फल देखेंगे, फल निकल रहा तो बोलेंगे हाँ यार ये मादा है, फल नहीं निकला तो वो अच्छा ये नर है, ऐसा। लेकिन आदमी में क्या होता है, आदमी को आप देख के पता कर लो कि ये जेंट्स है, मेल है या फीमेल है ना। तो इसमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, लेकिन इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सी और अनऑक्सी, जिसको ऑक्सी को वायवीय बोलते हैं और अवायवीय बोलते हैं, ठीक है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन पढ़े होंगे, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और सवाल आता भी इन दोनों का डिफरेंस लिखने के लिए। तो पहले है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इनकी नाम से पता चल ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा काम, और अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा काम, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि यह जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो जो आप यहाँ तक डिफरेंशन भी याद कर सकते हो कि वायवीय श्वसन उसको कहते हैं जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। सेकंड है कि यह 2 चरणों में पूरा होता है। कितना चरण में? 2 चरण में पूरा होता है। प्रथम चरण कोशिका द्रव में एवं द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल दिया है कि ऑक्सी श्वसन जो होता है वो 2 चरण होता है। पहला चरण में क्या होता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पहला चरण कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होता है, और दूसरा चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। जानते हैं जिसको पावर हाउस बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसका ये दूसरा चरण भी कोशिका द्रव भी होता है, इसका दूसरा चरण भी कोशिका द्रव में ही पूरा होता है, मतलब इसका दूसरा चरण जो होता है वो कोशिका द्रव में ही पूरा होता है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऑक्सीकरण में ग्लूकोज टूटेगा तब तो बनेगा ताकत वाला चीज़, ठीक है। तो ग्लूकोज अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। CO2 तथा जल के निर्माण के साथ साथ ATP का निर्माण भी होता है, बिल्कुल, जिसमें ऊर्जा का संचित होता है, ऊर्जा संचित रहता है। तो आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीकरण श्वसन में ऑक्सीजन जो पूर्ण ऑक्सीजन का इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के निर्माण होता है, और उसके साथ साथ ATP भी निर्माण होता है, जिससे एनर्जी हमको मिलता है। और अनऑक्सीजन क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण बहुत कम, नहीं के बराबर होता है, और इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो याद रखना, इसमें तो OTP बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है, और इसमें जो एथेनॉल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा अनऑक्सी श्वसन में, ठीक है। और कहाँ चला गया? यहाँ है। और एक 5वां है यहाँ पे डिफरेंस चौथा है, इसमें अधिक ऊर्जा मतलब ATP अणुओं का निर्माण होता है, और इसमें कम ऊर्जा ATP का निर्माण होता है, ठीक है। अधिक ऊर्जा यहाँ पे इसमें जो है अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अधिक ऊर्जा मतलब कम से कम 38 ATP, और इसमें जो है कम ऊर्जा का निर्माण होता है जिसको 2 ATP बोलते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, ये भी जाने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 2 पॉइंट और बच गया। रक्त और धमनी देखें, रक्त और धमनी शिरा है ना, जानते हैं धमनी जो शुद्ध रक्त ले जाता है और शिरा अशुद्ध रक्त ले जाता है। तो यहाँ पे देखें, इसमें अधिकांश शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त मतलब हुई हुआ शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन से भरा हुआ ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है, फुफ्फुस धमनी बताया था इसका अपवाद है, जो कि अशुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है। और इसको करेंगे, इसमें जो विऑक्सीजनित मतलब क्या हुआ? मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता इसमें, ठीक है। और इसमें जो फुफ्फुस सिरा होता है वो शुद्ध रक्त ले जाता है इसको ढोके। तो याद रखना, फुफ्फुस धमनी होता है जो अशुद्ध रक्त ले जाता है, और फुफ्फुस सिरा जो शुद्ध रक्त ले जाता है। लेकिन महाधमनी जो रहेगा वो शुद्ध रक्त ले जाएगा, और महासिरा रहेगा वो अशुद्ध। सिरा अशुद्ध, धमनी शुद्ध है, लेकिन एक धमनी है फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध लेता है, और फुफ्फुस सिरा है जो शुद्ध ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी दीवारें मोटी होती है और लचीली होती है। किसका? धमनी का दीवारें मोटी होकर लचीली होता है। इसमें दीवारें पतली होती हैं और लचीली भी होती है। मतलब मोटी कौन होती है? धमनी। धम धम करके जा रहे तो जाहिर से मोटी रहेगी। मोटा आदमी धम धम चलता है कि नहीं? बिल्कुल चलता है। आपको याद रहेगा कि मोटा आदमी देखते हैं धम धम करके चलता है। तो दीवारें मोटी होगी, लचीले तो रहेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा बदन। और ये सिरा तो बेचारा क्या एकदम पतला दुबला, तो पतला दुबला रहने के बाद भी हिलता है, पता है ना आपको। चलो नेक्स्ट है कि ये इसमें कपाट नहीं होता, लेकिन इसमें जो है कपाट उपस्थित होता है जो पीछे की ओर रक्त प्रवाह करता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट और लास्ट सवाल है। अच्छा, ये तो मैं RBC बता ही दिया हूँ, ठीक है। चलो तो फिलहाल यहाँ पे तो आपका यहाँ पे RBC हो गया है, और यहाँ पे 5 सवाल मैं आपको 4 या 5 बता दिया हूँ, ठीक है। तो इन सभी को क्वेश्चन को नोट कीजिए। सबसे बहुत ज़रूरी कि आपको नोट करके इसको याद करने होते हैं। मैं जितना पढ़ाता हूँ, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, अगर आप उतना पे पूरा कमांड करते हो तो फिर आपको बहुत बेहतर तरीका, और आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। देखो, तो मैं यहाँ पे बता दिया, अब इसको खुद से सेल्फ स्टडी क्या करोगे? इसको याद करोगे, वही तो सेल्फ स्टडी है यार। सब बोलते हैं सेल्फ स्टडी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इसको जो मैं पढ़ाया हूँ उसको याद कीजिए, वही सेल्फ स्टडी आपका है, उसको समझिए, सेल्फ स्टडी वही हो रहा है। ओके, चलो तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना
ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।